दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। ये हम स्प्रिंग बोर्ड की एकेडमी के जो नोट्स हैं उनके द्वारा पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, और देखेंगे कि हम राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे कि पहले पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत, दूसरे पढ़ेंगे राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, फिर तीसरा टॉपिक रहेगा प्रमुख राजवंश, जिसमें चौहान वंश, अजमेर के रणथंभौर, नाडोल, बूंदी, कोटा, झालावाड़, सिरोही, जालौर के प्रमुख चौहान वंश को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो फिर परमार वंश ने कहाँ पर शासन किया था, आबू, मालवा, वागड़, यहाँ के हम परमार पढ़ेंगे। फिर राठौड़ वंश जो मारवाड़ है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, इन सबका इतिहास हम देखेंगे। फिर पटियाल वंश, मंडोर, कछवाहा वंश, आमेर और अलवर में शासन किया था, उनका भी इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर गोयल और सिसोदिया वंश जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको एक एक डिटेल में देखेंगे। फिर मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व राज्य व्यवस्था, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, फिर जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं। लेकिन दोस्तों, हम जितना राजस्थान दिन पढ़ेंगे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लगभग यहीं से शुरू होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इनको हम एकदम डिटेल में बिल्कुल देखेंगे। या फिर तो हम राजस्थान स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को सोर्स में लेंगे, या फिर मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं आर्ट्स के, तो उसको हम रेफरेंस में लेके चलेंगे, वो आगे हम डिफेंड कर लेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पहली क्लास या पहला टॉपिक, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं पुरालेखीय स्रोत। ठीक है दोस्तों, पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम पढ़ेंगे अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और उत्खनित पुरावशेष। ठीक है, तो पहला आता है अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं, अर्थात जिसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभिलेख समसामयिक अर्थात समय के साथ होते हैं। अभिलेख समय के साथ लिखे जाते हैं तथा अभिलेखों से हमें क्रम आधारित जानकारी मिलती है। तृतीय क्रम अर्थात किसी राजा के बारे में लिखा गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो राजा था उनके बीच का काल क्रम या तिथि जो होती है उसकी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। फिर देखते हैं अभिलेखों से वंशावली, विजय तथा स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। यदि राजा अभिलेख दिखाएगा तो वो अपने शासन काल की अपने शासन के वंश क्रम के बारे में लिखाएगा, फिर उसने कौन कौन सी विजय की उसके बारे में लिखाया, फिर उसने कौन कौन से मंदिर या स्थापत्य कला का विकास किया, उसकी भी जानकारी अभिलेख से हमें देखने को मिल जाती है। फिर आता बडली का अभिलेख जो अजमेर में है। ये 443 ईसा पूर्व का है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। यह अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते थे। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका चित्तौड़ एक जैन धर्म का केंद्र था। 1912 में गौरी शंकर दयानंद ऊझा को यह अभिलेख बिलोक माता मंदिर से प्राप्त होता है। वे आगे देखते हैं तो गोसुंडी अभिलेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, क्योंकि इस अभिलेख से लगभग काफ़ी बार हमें प्रश्न पूछा जाता है। यह चित्तौड़गढ़ में है। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गंज वंश के शासक राजा सर्वंताज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह अभिलेख वासुदेव या श्रवणकर्ण बलराम की पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार अभिलेख भागवत एवं वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। कारण उनको यह पूछा जा सकता है गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर स्थित है, ये किसकी जानकारी देता है, तो अश्वमेध यज्ञ की एवं भागवत एवं वैष्णव धर्म की हमें जानकारी देता है। दूसरा आता है रणकपुर प्रशस्ति। ये 1439 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति चौमुखा मंदिर या आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर में लगी हुई है। ये
प्रशस्ति बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग बताती है। इस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल और काल भोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते तो ये प्रशस्ति कुंभा की विजयों तथा उपाधियों की जानकारी हमें देती हैं। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है नाणक शब्द। किस प्रशस्ति में किसके लिए प्रयोग किया गया है उसके बारे में हमें पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार दीपक का भी नाम लिखित किया गया है। आगे देखते तो आमेर अभिलेख, ये 1612 ईस्वी का है। यह संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में लिखित है। इसमें कछवाहा या कुशवाहा राजवंशों को रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक तथा राम के वंशज उनको माना गया है। ठीक है दोस्तों, इस अभिलेख के अनुसार मान सिंह भगवनदास का पुत्र था तथा उसने जमुआ रामगढ़ अजमेर में किले का निर्माण करवाया था। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो आमेर के अभिलेख से ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं तो अजमेर का फारसी अभिलेख, ये 1200 ईसा पूर्व का है। ये राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख देखने को हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह अभिलेख 2.5 दिन के झोपड़े के सामने लगा हुआ है। 2.5 दिन के झोपड़े में लगा हुआ है। इसके अनुसार ये संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अर्थात 2.5 दिन का झोपड़ा ये पहले क्या थी, संस्कृत एक पाठशाला थी जिसे तोड़कर क्या बाद में बनाया गया, मस्जिद बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तो चित्तौड़ का फारसी अभिलेख, यह 1325 ईस्वी का है। यह अभिलेख ढाई पीर की दरगाह में लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते तो ताम्रपत्र। ताम्रपत्र भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते थे, अर्थात भूमि का अनुदान जो दिया जाता है उसके लिए जारी किए जाते थे। पहला आता है आहार ताम्रपत्र जो 1206 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमसेन द्वितीय की जानकारी हमें देता है। फिर आता है खरोदा ताम्रपत्र जो 1437 ईस्वी का है। ये राणा कुंभा के एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान की जानकारी हमें देता है। ये ताम्रपत्र धार्मिक स्थिति मार्ग व मुद्रा की जानकारी भी देता है। आगे बढ़ते तो चिखली ताम्रपत्र, ये 1483 ईस्वी का है। ये ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी हमें देता। फिर आता है पूर्व का ताम्रपत्र, ये 1535 ईस्वी का है। ये ताम्रपत्र रानी कर्मावती के जोर की जानकारी देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ताम्रपत्र हमें रानी कर्मावती के जोर की जानकारी देता है, तो पूर्व का ताम्रपत्र हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो सिक्के। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ में हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के कई स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, जैसे कि नगर टोक से प्राप्त सिक्के। यहाँ से कालाई को 1871 में मालव जनपद के लगभग 16,000 सिक्के प्राप्त हुए। मालव या मालवा यह वर्तमान में एमपी एवं मध्य प्रदेश के बीच का क्षेत्र माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नोट। कोलाई को राजस्थान का पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते तो नगला झील जो बयाना भरतपुर में स्थित है। यहाँ से 1921 में गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसे गरुड़ प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में राजस्थान को गंधिया सिक्के प्रचलन में थे। तो पूछा जा सकता है कि 10वीं से 11वीं के शताब्दी के बीच राजस्थान में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था, तो गंधिया प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के जारी किए गए, जिसमें से प्रमुख रियासतें उनमें कौन कौन से सिक्के थे, तो मेवाड़ में स्वरूपशाही व चांदोड़ी प्रकार के, मारवाड़ में विजयशाही प्रकार के, बीकानेर में गजशाही, आमेर में जाड़शाही, जैसलमेर में अखेरशाही और या आखा या अक्षय प्रकार के। फिर बूंदी में रामशाही, कोटा में गुमानशाही, अलवर में रावशाही, धौलपुर में तमसाशाही, डूंगरपुर में उदयशाही, बांसवाड़ा में शालिमशाही, प्रतापगढ़ में भी शालिमशाही प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे। वेब की पुस्तक है करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान राजपूताना, वेब की पुस्तक का नाम है। तो आपको पूछा जा सकता है ये पुस्तक किस व्यक्ति की है। फिर आता है स्थापत्य कला। यह
शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन में हमें देखने को मिलती है। तो ये एक पुरातात्विक, ये एक गुप्तकालीन शिव मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का प्राचीनतम तृतीय युग शिव मंदिर है जो 689 ईस्वी का माना गया है। फिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर, ये आमेर में है। ये मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। यह मंदिर मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। आगे देखते हैं तो दोस्तों, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जो मीराबाई उसकी पूजा चित्तौड़गढ़ में करती थी। जगत सिंह बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था, इसकी याद में ये बनाया गया। आगे देखते हैं तो चित्रकला। हमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों से चल चित्र प्राप्त होते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक देखने को मिलते हैं। हमें चंबल व छाछ नदी के चित्रों में अधिक चल चित्र प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आलनिया कोटा, कन्या देव बारा, गद्दड़ा बूंदी, बैराट जयपुर, सोनपुरा सीकर, डेडीकर व हरसोरा अलवर से हमें भी चल चित्र देखने को मिलते हैं। नोट, एक यहाँ पे हमें नोट देखने को मिलता है, जगत नारायण, इन्होंने आलनिया चित्र शैली की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आलनिया चित्र शैली की खोज किसने की थी? जगत नारायण के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिन भद्रसूरी भंडार में रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लेख में रूप में देखें तो अधो नियुक्ति प्रदि ग्रंथ 10 वेलालिका सूत्र सुमनी भी ये ग्रंथ इसी जिन भद्रसूरी भंडारण संग्रहालय में रखे गए हैं। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग चित्रशैलियों का विकास हुआ। बूंदी चित्रशैली में प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिलता है। किशनगढ़ चित्रशैली में नारी सौंदर्य को देखने को मिलता है। नाथद्वारा में पिछोया चित्रशैली का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं तो मूर्तिकला। मूर्तिकला हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य, वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ एग्जाम्पल के रूप में लेके या कीर्ति स्तंभ, ये चित्तौड़गढ़ किले में बनी 9 मंजिला इमारत है। ठीक है दोस्तों, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की या बहुत अधिक मात्रा में मूर्तियां बनी हुई है, इस कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। आगे देखते तो इसे भारतीय मूर्तिकला का भी विश्व कोश कहा गया है। फिर उत्खनित पूरा अवशेष। उत्खननकर्ताओं ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों को उत्खनन किया तथा उन्हें वहां से प्राप्त अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। प्रमुख उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल, D.R. भंडारकर, ललित पांडे थे एंड जीवन सिंह खरवा थे। प्रमुख स्थान आहाड़ है, कालीबंगा है, बैराट है, मध्यमिका नगरी है, सामग्री है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त होती है? मृदबांड है, आभूषण, सिक्के, मूर्तियाँ। इसी के साथ दोस्तों हमारे इतिहास जानने के स्रोतों को हमने 3 भागों में देखा था। ठीक है दोस्तों, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पूरा लेखीय स्रोत। जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया है। फिर आगे देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।